तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने मध्य प्रदेश की। क्या है ये? मध्य प्रदेश की है। पहली बात मैं लिख देता हूं, आपको बहुत अच्छे से लिख देता हूं। ये जो प्राचीन इतिहास है, ये इंडियन एंशियंट हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। ये है एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। मध्य मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की हम बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स में बहुत ही डीप से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से यहां से प्रश्न बनने की संभावना डेफिनेटली है। बहुत बहुत जरूरी प्रश्न आने वाले हैं यहां से। और देखो यार, एक और अभी चीज आपको बहुत अच्छी बताऊं, जो एंशियंट हिस्ट्री है ना एमपी की, वहां से प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण। भाई ये चीज है, बिल्कुल है। ये क्या है? ये ठीक है। मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन उपकरण मध्य प्रदेश के कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, आंसर इज नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में कोई दिक्कत नहीं है यार। ये नीचे डॉट 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 एक्चुअली क्या होता है, एक मक्खी आ गई है और वो जो है बैठ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे उसमें डॉट डॉट लग जा रहे हैं। वो जहां जहां स्क्रीन पे बैठती है वहां वहां ये डॉट डॉट इस तरह से, ये देखो, ये लग रहे हैं ऐसे लग जाते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है नरसिंहपुर। अब सर नरसिंहपुर में कहां से? नरसिंहपुर में कहां से? तो नरसिंहपुर में एक जगह है, नाम है भूतरा। क्या नाम है? भूतरा। भूतरा नामक जगह से जो है प्राचीन औजार, प्राचीन उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। उपकरण की बात कर रहा है तो उपकरणों में क्या जाएंगे? प्राचीन जो औजार हैं वो प्राप्त हुए। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। मैंने जगह का नाम भी बता दिया। तो नरसिंहपुर में कौन सी जगह है? नरसिंहपुर में जगह है भूतरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव के साथ श्वान के अवशेष मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? श्वान मतलब समझते हो ना? श्वान मतलब क्या होता है बताओ? चलो ऑप्शन देता हूं, गधा या घोड़ा। बताओ क्या होता है? गधा होता है या घोड़ा होता है? श्वान या घोड़ा होता है? बताओ जल्दी, ये तो आपको पता होना चाहिए, संस्कृत वर्ड है ना। मध्य प्रदेश में श्वान के अवशेष मध्य प्रदेश के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बिल्कुल श्वान के अवशेष प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। आदमगढ़ किस जिले में आता है? मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जाता है होशंगाबाद जिले में। किस जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में आता है आदमगढ़। और वहां से श्वान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो आदमगढ़ के जो खोज करता है, यानी कि जिनको बोलते हैं हम उत्खनन करता, कौन है? कौन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदमगढ़ के उत्खनन करता है हमारे आरबी जोशी। पेन चेंज कर लूं क्या? ठीक है, मैं पेन चेंज कर लूंगा अगली बार में। आदमगढ़ के खोजकर्ता कौन है? आरबी जोशी साहब जो हैं, यहाँ के उत्खनन करता है, आदमगढ़ के खोज करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में सर्वप्रथम, भाई क्या हुआ भारत में सर्वप्रथम? तो भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से मिले हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम है, क्योंकि एक तरह से ये देखो मिसलिनियस का पार्ट भी हो गया है ये प्रश्न, कि भारत में सर्वप्रथम फर्स्ट की बात हो रही है। तो मध्य पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। ये चीज आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि भाई सर्वप्रथम मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य तो बिल्कुल नहीं। नर्मदा घाटी तो लगा मत देना, क्योंकि वो मध्य पाषाण कालीन नहीं है भैया। मध्य पाषाण कालीन नहीं है, बिल्कुल मत लगा देना। नर्मदा घाटी तो हो ही नहीं सकता। आंसर इज विंध्य क्षेत्र। कहां से प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी यार, क्या नाम है इनका? करलाइल ने। करलाइल मतलब नाम की एक व्यक्ति थे, CL करलाइल। क्या नाम है? CL करलाइन नाम के एक व्यक्ति थे। यहां पर इन्होंने सर्वप्रथम मध्य पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं उनकी खोज की थी। कहां पर? विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बिल्कुल याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं से कुछ भी आ सकता है। एमपी हिस्ट्री का तो कहीं से कहीं डेप्थ का कोई पता नहीं है कि भैया कितना डेप्थ से क्वेश्चन आ सकता है, कितने डीप क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ मत पूछो। और एमपी में तो पूछो मत यार, लगभग यार 30 क्वेश्चन देने कहां से देगा अगला इंसान है? तो सोचो थोड़ा। नेक्स्ट हमारे सामने आ गया है कि नेवरी की गुफा किस काल से संबंधित है? बिल्कुल देखो, नेवरी की गुफा मध्य प्रदेश में किस काल से संबंधित है? सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नेवरी की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर नेवरी की गुफाएं स्थित हैं? पेन चेंज कर ले रहा हूं, बिल्कुल मत टेंशन लो। ये लो आप सभी का प्यारा दुलारा पेन रेड। ठीक है, नेवरी की गुफा मध्य प्रदेश के कहां से संबंधित है? तो नेवरी की गुफा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है नेवरी की गुफाएं हैं। और वहां पर जो गुफाएं हैं ये किस काल से संबंधित है? ये है भैया नो मध्य पाषाण, नो ताम्रपाषाण और नो पुरापाषाण। आंसर इज नव पाषाण। कहां से संबंधित है? नव पाषाण काल से संबंधित है ये गुफा। नेवरी की गुफा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है कि
ताम्रपाषाणकालीन स्थल काय था? अरे अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। कायथा के बारे में तो हमने सबने पढ़ रखा है और हमें ये पता भी है कि कायथा के जो खोज करता है वो कौन है, ये भी हमको पता है। आंसर हो गया, कहाँ गए भैया, कायथा ये रहे, बांकड़कर बंधु। किसने खोज रखा है? बांकड़कर। थोड़ा पेन ज्यादा हो गया क्या, कम कर लेते हैं। किसने खोज रखा है? बांकड़कर बंधु ने। जो बांकड़कर महाराज हैं उन्होंने कायथा की खोज करता है। और भैया ये कायथा कहाँ है? ये भैया ये जो मालवा सभ्यता है ना, वहां पर ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कौन सा स्थल है, कहाँ लिख दें कायथा, ये रहा ताम्रपाषाणकालीन। ये तुम लिख लेना यार, है ना। चलो लिख लेता हूँ, पाषाण, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है कायथा। और ये जो है बाकड़कर महोदय ने जो है इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि महादेव पिपरिया नामक स्थल से लगभग कितने औजार प्राप्त हुए हैं। देख रहे हो कितना डीप में है प्रश्न, कितना डीप में है प्रश्न, कितना डीप में है प्रश्न कि महादेव पिपरिया नामक स्थल से लगभग कितने औजार जो है प्राप्त हुए हैं। तो औजारों की संख्या बताओ, औजारों की संख्या बताओ। तो आंसर है 860। 860 जो औजार हैं मध्य प्रदेश में महादेव पिपरिया नामक जो स्थल है वहां से प्राप्त हुए हैं। और ये पिपरिया होशंगाबाद, आपको इससे समझ में आ रहा होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, आपको एक चीज बताने की जरूरत है कि ये जो पिपरिया होशंगाबाद है यहाँ की खोज किसने की थी, हमें ये बता दीजिए। और इसकी खोज की थी भैया, नाम था सांकलिया। ये सांकलिया से समझ लो, पूरा नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा क्या है, मतलब ऐसे ही है कुछ, एच डी सांकलिया है ना, क्या नाम है, एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया साहब ने जो है इसकी महादेव पिपरिया जो होशंगाबाद जो क्षेत्र था उसकी खोज किसने की थी, एच डी सांकलिया ने की थी। और यहाँ पर 860 जो है औजार मिले, 860। अगला प्रश्न है कि डोंगरिया नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो डोंगरिया नामक जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। मलाचखंड, भारवेली जो मैग्नीज की खदान है बालाघाट में स्थित है, आप सभी को पता है। और अब बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला नहीं है। अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला गौरव जो प्राप्त है वो शिवपुरी जिले को प्राप्त है, जो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थली भी है, माधव नेशनल पार्क भी है वहां पर। 1958 में जो माधव नेशनल पार्क वहां पर बनाया गया था। ठीक है, खैर शिवपुरी के बारे में हम विगत आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो डोंगरिया नामक जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। डोंगरिया क्या है, डोंगरिया क्या है, डोंगरिया ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट से संबंधित है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए। समझ गए मेरी बात, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डोंगरिया ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव की अंत्योष्टि के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो अंत्योष्टि मतलब समझते हो ना, अंतिम संस्कार। लास्ट में जब मानव की अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार का जो समय आता है उसे आखिरी संस्कार है, जो 16 संस्कार है उसमें जो है आखिरी संस्कार है अंत्योष्टि। अंत्योष्टि में कौन सी जगह पर ऐसा साक्ष्य मिला है जहां से मानव की अंत्योष्टि के साक्ष्य मिले हैं। तो 8 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये 8वें नंबर का प्रश्न है, मानव की अंत्योष्टि के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका से। कहां से मिले हैं, मानव की अंत्योष्टि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमको भीमबेटका से। और यहाँ की जो खोज की थी, तो भीमबेटका की खोज की किसने की थी, किसने की थी भीमबेटका की खोज, सबको पता है। बिल्कुल सर, हमको पता है कि भीमबेटका की जो खोज करता है वो है बांकड़कर महोदय। कौन है, बांकड़कर महोदय। बांकड़कर महोदय भीमबेटका की खोज करता है और यहाँ से मानव की अंत्योष्टि के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया, ये तो आप सभी को पता है। इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे इसका आंसर बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि विश्व विरासत स्थल में जो है भीमबेटका को जो है 2003 में, ये प्रश्न यहीं पर आ गया इसका, कब घोषित किया गया भीमबेटका को जो है विश्व विरासत स्थल जो है 2003 में घोषित किया गया। अच्छा, ये राष्ट्रीय महत्व का स्थल पूछ रहा है, ठीक है ठीक है, सॉरी। देखो तो देखो, विश्व विरासत स्थल तो मैंने आपको बता दिया कि 2003 में घोषित किया गया है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय महत्व का जो स्थल है वो भीमबेटका को 1990 में जो है राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। और जो ये क्या बोलते हैं, ये राष्ट्रीय महत्व का स्थल हो गया और ये हो गया विश्व विरासत। ठीक है, ध्यान रखना, विश्व विरासत, मैंने विश्व विरासत बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न मैंने बाद में देखा, तो प्रश्न में आपसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल पूछा तो 1990 हो गया। और अगर विश्व विरासत स्थल की बात करता है तो आप यहाँ पर 2003 लगा देंगे। ये चीज आप बेहद अच्छे से देख लें, समझ लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ अगली स्लाइड पर। ठीक है, ये देखो, ये प्रश्न यहाँ पे लगा दिया है 1990, आ गया पेन, आ गया 1990। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि नागदा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नागदा कहां पर है? मध्य प्रदेश के, जो अभी रिसेंट में जिला भी बनने की मतलब प्रस्तावित है। नागदा जो है अभी नया जिला बनने के लिए भी प्रस्तावित है। और जो नागदा है वो किसने बनाया था और किसने इसका गठन किया था? तो आंसर है हमारा राजा जन्मेजय जयध्वज, राजा वितिहोत्र और राजा रतिदेव। अब इन सब में से आप ये बताएं कि जो नागदा है उसकी संस्थापक कौन है? तो जन्मेजय, राजा जन्मेजय जो है नागदा के संस्थापक है। और ये नागदा जो है अभी वर्तमान में उज्जैन जिले में स्थित है। कहां पर है? नागदा। ये ग्रिसिम फैक्ट्री भी है जहां पे, आपको पता होगा, है ना, नागदा में। तो ग्रिसिम फैक्ट्री भी है और ये वर्तमान में उज्जैन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हम सभी के सामने आ जाता है 11वां कि रीवा सतना क्षेत्र का सर्वेक्षण निम्न में से किस पुरातात्विक विद ने किया? तो देखो भैया, ये मतलब ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र का सर्वेक्षण किसने किया? आप ये बता दें मुझे। अगर आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो कि सोन घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ से पता है ना, यहाँ से अमरकंटक से सोन नदी ऐसे ऊपर निकल जाती है। अरे जो भी निकलती है, समझ गए ना, ऐसे ऐसे नहीं निकलती है, तो ऐसे तो मतलब ऐसे करके निकलती है ना, ऊपर को जाके गंगा मिल जाती है, तो है ना। तो आप ये बताओ कि भाई वहां उस जो क्षेत्र है, यानी कि सोन घाटी जो क्षेत्र है, वहां के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? किसी को पता है? नहीं पता। मैंने आपसे उस दिन भी बोला था कि भाई सोने की निसार, सोने की निसार कहाँ गए? सोने की, रीवा सतना क्षेत्र किसमें आता है? सोन नदी क्षेत्र में आता है। सोन नदी क्षेत्र में आता है। और सोन नदी क्षेत्र के जो खोज करता है वो है निसार अहमद। ये चीज मैंने आपको बताई थी, आपको याद होनी चाहिए थी सर, है ना। ठीक है, सोन नदी क्षेत्र के जो खोज करता है वो कौन है? निसार अहमद। लेकिन एक सेकंड, सोन ये क्या पूछ रहा है? रीवा सतना का क्षेत्र का सर्वेक्षण निम्न में से किस पुरातत्वविद ने किया? देखो, अगर एक चीज देखो, सुनो मेरी बात, अगर एक चीज सुनो, सोन नदी क्षेत्र का जो सर्वेक्षण की बात आ जाए तो हम यहाँ पर लगा देंगे निसार अहमद। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दिया है जो बहुत क्लोज है। तो अगर रीवा सतना क्षेत्र की पर्टिकुलर बात करता है तो हम आंसर लगाएंगे जी आर शर्मा। आंसर क्या लगाएंगे? जी आर शर्मा। ये आंसर हम लगाएंगे जी आर शर्मा। लेकिन अगर सोन नदी क्षेत्र की बात करता है तो हम वहां पर निसार अहमद ऑप्शन में लगाएंगे। लेकिन बहुत क्लोज आंसर जो है इसका जी आर शर्मा है। अगला प्रश्न है कि दाता शैल चित्र मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दाता शैल चित्र जो है मध्य प्रदेश के किस, अच्छा एक सेकंड में एक चीज और बता दूं। सोन नदी क्षेत्र के आपको समझ में आ गया, निसार अहमद है। ग्वालियर क्षेत्र के कौन है? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है, बताओ मुझे कि अगर ग्वालियर क्षेत्र के खोजकर्ता कौन है? होशंगाबाद क्षेत्र के कौन है? ग्वालियर क्षेत्र के खोजकर्ता कौन है? बी लाल। और कौन सा? नर्मदा घाटी क्षेत्र के बता दो, चलो। नर्मदा घाटी क्षेत्र के खोजकर्ता कौन है? पता है कि नहीं पता? एक खत्री साहब है यार, सिंधी व्यक्ति हैं जी, खत्री साहब जो हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र के खोज करता है। अगला प्रश्न है दाता शैल चित्र मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दाता शैल चित्र जो है मध्य प्रदेश की बिजावर श्रेणी से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बिजावर क्षेत्र से। बिजावर जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां से जो है दाता शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणकालीन बस्ती जिससे रोमन सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। अब मुझे ये प्रश्न बताओ, देखो मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणकालीन स्थिति बस्तियां कौन कौन सी हैं? पता है आपको, कायथा ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की वो ताम्रपाषाणकालीन बस्ती का साक्ष्य बताओ जहां से रोमन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो आवरा, कायथा तो है ही, मैं मानता हूं, लेकिन आवरा जो है आवरा से जो है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रोमन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, कायथा सिर्फ ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, यहां से रोमन सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछ रहा है कि रोमन सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो ताम्रपाषाणकालीन बस्ती जो है आवरा है, जहां से रोमन सभ्यता के जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ मतलब ठीक है यार, आपको ये सब पता है ना, मैं क्या बताऊं। आवरा जो है मंदसौर में जिले है, मंदसौर जो है शिवना नदी के किनारे स्थित है, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है यहाँ पर। सब तो पता है आपको, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, मंदसौर जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी उस समय ये चीज आपको मैंने बता दी थी। इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता यार यहाँ पर कुछ अलग बताने की जरूरत है। और ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। ठीक है, मंदसौर जिले के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आगे चलते हैं हम कि निम्न में से किसे एक सुनियोजित शहर कहा जाता है? जो योजना के अनुसार बना है, सुनियोजित है, यानी कि नियोजित किया गया है इसको, है ना। इसको पहले बनाने से पहले, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे अभी रिसेंट में बात करें तो भाई चंडीगढ़ जो है क्या है? प्लांट सिटी है। तो सेम चीज वहां भी बात कर रहा है कि ऐसी सुनियोजित व्यवस्था बताओ जो पहले से पूरा प्लान किया गया कि भाई ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो वो शहर कौन सा है जो सुनियोजित है, जिसको नियोजित किया गया है? तो उस शहर का नाम बताओ। समझ गए मेरी बात? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनियोजित जो शहर है
वो है नावदा टोली। आंसर यहीं पर है, आंसर है हमारा नावदा टोली। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो स्थित है नावदा टोली, जिसकी खोज किसने की थी? अभी मैंने बता दिया कि नर्मदा घाटी क्षेत्र की जो खोज की थी वो खत्री साहब ने की थी। लेकिन अगर अपन नावदा टोली की स्पेशली बात करते हैं, नावदा टोली की, तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कौन है, सांकलिया महोदय। उन्हें सांकलिया महोदय जो है नावदा टोली के जो खोजकर्ता हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र पर इनका अच्छा खासा मतलब इन्होंने उत्खनन किया है। और इस एरिया से जो है आपको पता है कि नावदा टोली से जो है गेहूं की जो खेती है उसके भी साक्ष्य मिले हैं, आपको सभी को ये चीज पता है। अगला प्रश्न 14 हो गया है हमारा। अगला प्रश्न कौन सा? अच्छा, ये चीज आपने नोट कर ली, ग्वालियर क्षेत्र का नोट कर लिया, नर्मदा घाटी क्षेत्र के खत्री हैं, लेकिन अगर नावदा टोली का नाम आ जाता है तो हम सांकलिया महोदय को लगा देंगे। ठीक है, मंदसौर शिवना नदी के किनारे, ये भी आपको मैंने बता दिया। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सारी चीजें हैं वही की वही हैं जो हम पहले से पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने जाता है, इसे मैं हटा देता हूं। भीमबेटका की कुल कितनी गुफाओं से चित्रांकन के अंकर मिले हैं? लगभग 800 से 900 जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र में मिली हैं। और यहाँ पर ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भाई कितनी गुफाएं हैं, मतलब लगभग कितनी गुफाएं हैं जहां से मतलब चित्रांकन, क्या चित्रांकन मतलब जिन पर चित्र वित्र मड़े हुए हैं, इन सब चीजों की मतलब व्यवस्था मिली है। तो मैंने बताया लगभग 800 से 900 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं टोटल? टोटल 800-900 गुफाएं हैं। और यहाँ से जो चित्रांकन है वो लगभग मिला है 500 पर। 500 पर क्या मिला है? 500 पर चित्रांकन मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, बी हो जाएगा। त्योंथर रीवा से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं? त्योंथर रीवा से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं? तो त्योंथर जो है रीवा में एक जगह है, ये मेन देखो प्रश्न से भी जो है फैक्ट निकालना सीखो। त्योंथर कहां पर है? रीवा क्षेत्र से संबंधित है त्योंथर। और यहां से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, ये आपका प्रश्न है, मतलब ये आपका प्रश्न है। और जहां पे आपको बताना है कि त्योंथर रीवा से जो है बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है? तो उपनिषदों में मतलब उपनिषद में जो है मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र का वर्णन हुआ है, वो कौन सा उपनिषद है जिसमें विंध्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, या फिर ये कहेंगे हम कि जिसमें विंध्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? तो वो है कौस्तिकी उपनिषद, है ना। ऐतरेय कौस्तिकी, आपको पता है ना, ऐतरेय और कौस्तिकी दोनों जो है उपनिषद हैं। और किस किस वेद के उपनिषद है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ऐतरेय और कौस्तिकी किस वेद के उपनिषद हैं, बताओ मुझे, है ना, उपवेद हैं। अगला प्रश्न आता है कि निषाद जाति के लोगों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों जो मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल याद रखना है आपको। प्रश्न बिल्कुल आ सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा संभल के पढ़ो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। तो निषाद जाति का जो मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ से जो है निषाद जाति का वर्णन मिलता है कि ये मालवा वाले क्षेत्र में इस तरह की एक राष्ट्र जाति जो है रहती थी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब 19 प्रश्न जो है आपका वो है, क्या बताना है भाई? ये मतलब मैंने बताया तो ऐतरेय जो जगह है वो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है ना, दंडकारण्य पठार, ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो है झारखंड वाली एसी में इधर जो है निषाद जाति रहती थी, और मालवा में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। राजा मुचकुंद के नाम पर गुफा कहाँ स्थित है? राजा मुचकुंद का नाम को आपको बहुत अच्छे से पता है, ये चीज आपको अच्छे से पता होगी कि मुचकुंद जो है किस वंश के शासक थे, ये भी आपको पता होगा। और मुचकुंद ने कौन सा शहर बताया, ये भी आपके पूर्वजों के नाम पर इन्होंने मानधाता नामक नगर बसाया। और जो है ये राजा मुचकुंद किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। इक्ष्वाकु कैसे लिखते हैं यार, ये सही है ना? हाँ, इक्ष्वाकु वंश के शासक थे राजा मुचकुंद। यार पता है, बड़ा 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 गंदा लगा कल आपने ना ग्रुप में यार, मतलब मैंने सेंसस सेंड किया, एमपी का पूरा जनांक सेंड की, सेंसस सेंड किया, और वहां पर वो इंग्लिश में बना हुआ था। यार सिर्फ नेम थे और डेटा था। अगर नेम और डेटा आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेते तो क्या दिक्कत था, मुझे बताओ। बालाघाट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बालाघाट ही बोलेंगे ना। 18% को इंग्लिश में 18% ही बोलेंगे। 978 अगर सेक्स रेशियो है तो आप उसको 978 ही बोलेंगे। मुझे बताओ यार, इसमें इतना बड़ा क्या इशू था कि आपने इतना हंगामा निकाल दिया कि सर आप इंग्लिश मीडियम में ही सेंड करते हो सारी चीजें, इंग्लिश के लिए ही बना रहे हो, अब आप इंग्लिश में मटेरियल नहीं, वो हिंदी में मटेरियल सेंड नहीं करते हो। बड़ा गंदा लगा यार, मतलब इतनी चीज तो हमको इंग्लिश हिंदी नहीं करनी चाहिए। लैंग्वेज प्रीलिम्स में कोई बड़ा बैरियर है ही नहीं भाई। फैक्ट अगर आप लिखे हुए हैं तो चाहे वो इंग्लिश में लिखे हो चाहे हिंदी में लिखे हो, इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा आपने बनाया उसको, है ना। चलो खैर, यहाँ पे आ जाते हैं। चलो आगे से हम हिंदी में भी सेंड कर देंगे, इंग्लिश में भी सेंड कर देंगे, लेकिन थोड़ा समझो यार, थोड़ी चीजें देखा करो, है ना। इतना बड़ा बैरियर नहीं है लैंग्वेज। राजा मुचमुंद के नाम पर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये सबसे पहले आपने समझ लिया। राजा मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, और इन्होंने किस नगरी का स्थापना की थी? मानधाता नामक नगर जो है इन्होंने बसाया था। ठीक है, और ये प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा है सी, मुरैना। कहाँ है मुरैना?
तो राजा मुचकुंद के नाम पर जो गुफा है वो मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। और मुरैना में ही जो है शहीद मंदिर, प्रथम शहीद मंदिर जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद में जो बनाया गया है, वो भी मुरैना जिले में स्थित है। विक्रमोर्वशीकांक नामक पुस्तक किस राजा के ऊपर लिखी गई है? ये सब आपको पता है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, बताने वाला प्रश्न है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना? आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। कहाँ गया? 20वां नंबर का प्रश्न है। और जो है क्या लिखा हुआ है? पुस्तक किस राजा के ऊपर लिखी है? विक्रमो वार्षिकांक। ये देखो कौन सी? विक्रमो वार्षिकांक। एक सेकंड भाई, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? विक्रमो वार्षिकांक नामक पुस्तक किस राजा के ऊपर लिखी गई है? तो पुरुकुर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं लिखी गई है, पुरुरवा के ऊपर भी नहीं लिखी गई है। और आंसर जो है हमारा हो जाएगा इसका कि जो क्या नाम है इनका, ना एला वंश के राजा थे, क्या नाम था? ययाति। ययाति ठीक है, नहीं थे यार। विक्रम उर्वश विक्रमादित्य के ऊपर तो नहीं लिखी है। हम्म, राजा पुरुत राजा पुरुरवा, अच्छा पुरुरवा लिखा हुआ है। राजा मेरे को ऐसे पुरुत्व याद था, ऐसा कुछ है। आंसर राजा पुरुरवा होगा इसका। कि विक्रम और वशिकांक जो ग्रंथ है वो किस कालिदास जी ने लिखा हुआ है। और ये जो है एला वंश के पहले राजा थे जिनका नाम था पुरुरवा, इनके ऊपर ये ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हयय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो हयय वंश का अंतिम शासक कौन था, ये तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। कि रिपुंज जो है, रिपुंज है, अरे यार, रिपुंज जो है हयय वंश का अंतिम शासक था। पता नहीं, हो सकता है रिपुंजय होगा, लेकिन मैंने इसको रिपुंज करके याद किया है। और जय अय बय सय ये सब छोड़ो, आप आंसर फैक्ट पे फोकस करो। रिपुंज नामक जो शासक था वो हयय वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। सबसे प्रतापी और मतलब खतरनाक लेवल का जो शासक था वो इसका एक और क्या नाम था? सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन भी इसी वंश का शासक था। भैया बहुत खतरनाक आदमी था ये। ठीक है। सहस्त्रबाहु अर्जुन। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे सामने कि किस ग्रंथानुसार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? यानी किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उज्जैन में जो है महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? ऐसा जो है किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये हमसे जो है प्रश्न जानना चाह रहा है। तो किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? नाम पढ़ लो। अच्छा पहले ऑप्शन पढ़ लो आप। पढ़ लो आराम से पढ़ लो ऑप्शन। अगुंतर निकाय, प्रज्ञा परमिता, अष्टसहस्तिका, स्थावली। बताओ, कोई आंसर बताएगा? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ। स्थावली जो ग्रंथ है उसमें जो है ऐसा लिखा हुआ है कि उज्जैन नामक जो जगह है वहां पर जो है महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण जो है कराया गया था। और किसने कराया था? कोई बात नहीं। अच्छा ये चीज़ यार पता होनी चाहिए। अच्छा ये भी है यार कि बहुत सारी बुकों में जो है नहीं लिखा है। अवंती नामक एक राजा थे, उनका पुत्र था जिसने उज्जैन में जो है महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये चीज़ नहीं पता होने का एक और कारण है कि बहुत सी किताबों में, बहुत सी बुकों में ये चीज़ें दी ही नहीं है, इतना डेप्थ में दिया ही नहीं है। जबकि प्रश्न जो है वो प्राचीन भारत से, मध्य प्रदेश प्राचीन भारत से बहुत ही डीप में और बहुत ही डिटेल में अब आ रहे हैं। महाभारत काल में कौरवों की ओर से किस राज्य ने युद्ध किया? अब देखो ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरिया जो थे उसमें ये बताओ कि भैया कौरव भी लड़े थे और पांडव भी लड़े थे। तो कौरव की ओर से मध्य प्रदेश के कौन से राजा थे जिन्होंने युद्ध किया था? तो देखो ये तो पांडवों की तरफ से, ये भी पांडवों की तरफ से, ये भी पांडवों की तरफ थे। लेकिन जो अवंती राज्य था, ये अवंती जो राज्य था, ये तीनों थे पांडवों की तरफ। ठीक है। पांडवों की साइड से लगे। लेकिन जो अवंती था, अवंती लड़ा था कौरवों की साइड से। तो अवंती जो बहुत बड़ा महाजनपद था, जो बहुत बड़ा महाजनपद था, ये लड़ा था भैया कौरवों की साइड से। महाभारत में किसकी तरफ से लड़ा था? कौरवों की साइड से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है कि भगवती सूत्र नामक ग्रंथ संबंधित है किस ग्रंथ से, किस जगह से संबंधित है भगवती सूत्र? ये सबको पता है यार, ये इसमें क्या, जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र नामक ग्रंथ। और इसमें ही बताया गया है कि भैया जो भारतवर्ष था, यानी जो भारत क्षेत्र था, उसमें जो है 16 महाजनपदें थी। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 2 जो है मध्य प्रदेश में स्थित थी, अवंती और चेदी। ठीक है। चेदी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आती है। निम्न में से किस शासक ने अवंती को मगध का हिस्सा बनाया? कि भाई अवंती जो है, अवंती जो बहुत बड़ी महाजनपद है, वो मगध का हिस्सा है। ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने अवंती को मगध का जो है राज्य बनाया, मगध का शासक बनाया? तो भैया शिशुनाग नामक एक, ये इनमें से कोई नहीं है, अरे हटा। अवंती को किस व्यक्ति ने बनाया? नागवंश का शासक था शिशुनाग। शिशुनाग ने जब मगध पर शासन किया तो अवंती को जो है शिशुनाग ने मगध में शामिल किया और मगध का हिस्सा बनाया। ठीक है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सभी को पता है। अगली स्लाइड में जाऊं मैं। ठीक है।
ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ऊपर शिशुनाग। तो शिशुनाग ने अवंती को क्या किया, मगध का हिस्सा बनाया। अगला प्रश्न है कि चैदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी। अब देखो ये चीज बताने की है क्या, ये चीज बताने की है क्या, आप सभी को पता है कि चेदी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं एरिया है, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उसमें जो है चेदी महाजनपद हुआ करती थी। और चेदी महाजनपद किस नदी के किनारे थी, तो बताओ मुझे। चंबल क्या उस एरिया में बह रही है, बीना उस एरिया में बह रही है क्या, नहीं बह रही है। तो बिल्कुल आप कौन सी नदी जाएगी, तो हमारी नदी जाएगी केन। कौन सी नदी, चेदी महाजनपद जो राजधानी है वो केन नदी के तट पर स्थित थी, या फिर हम बोलेंगे कि केन नदी क्षेत्र में स्थित थी। कौन सी मतलब का राजधानी का नाम क्या है, तो चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी का नाम हम यहाँ लिखते थे, राजधानी थी सुक्तिमती, है ना। अब छोटा ताया बड़ा ताया तुम देख लेना, नाम सही बोलना चाहिए। सुक्तिमती, सुक्तिमती जो है चेदी महाजनपद की राजधानी थी, और ये जो है केन नदी के तट पर स्थित थी। यार थोड़ा पानी वानी दे दो यार कोई, राहुल भैया पानी दे यार थोड़ा सा। चेदी महाजनपद की राजधानी जो है केन नदी के किनारे स्थित थी, और जो राजधानी का नाम है वो है सुक्तिमती। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। हाँ अरे हाँ ना, वही है भैया, वही राजा शिशुपाल वाली जगह है, जो कृष्ण भगवान के जो क्या नाम है भाई थे ना, बुआ के बेटे थे, वही 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 राजा शिशुपाल चेदी महाजनपद से संबंधित है। किस शासक ने चेदी महाजनपद को मगध में मिलाया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो सबसे पहले हमने बात कर ली है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया, शिशुनाग ने। अब हम बात कर रहे हैं कि जो चेदी महाजनपद है, दो ही तो महाजनपद थी, चेदी और अवंती, तो अवंती को मगध में किसने मिलाया, शिशुनाग ने। अब आ जाता है कि चेदी महाजनपद को जो है किसने महाजनपद को जो है किसने मगध का हिस्सा बनाया, तो आंसर हो जाता है महापद्मानंद। ये महापद्मानंद किस वंश के शासक थे, आप सबको पता है, महापद्मानंद को ही तो निपटाया था भैया, किसने निपटाया था, अरे यार किस वंश के शासक थे, नंद वंश के शासक थे महापद्मानंद। ये घनानंद वाला वो समझ गया ना, वही वाली कहानी, वो टीवी सीरियल बहुत देखे होंगे यार आप सबने, है ना। नंद वंश के शासक थे, और महापद्मानंद ने इनको जो चेदी राज था उसको मगध में मिला लिया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्न में से, यार पानी नहीं मिल रहा है भाई अभी तक, निम्न में से किस स्तूप में प्रदक्षिणा पथ निर्मित किया गया है भैया, कौन सा स्तूप है जिसमें दक्षिण की ओर जो है एक पथ, एक रास्ता बनाया गया है, जिसमें कौन सा स्तूप है जिसमें बनाया गया है ऐसा कोई रास्ता, तो आंसर आ जाता है पनगुड़िया स्तूप। पनगुड़िया जो है एक अभिलेख भी है ना, पनगुड़िया एक अभिलेख भी है, और यहाँ पर जो है ये सीहोर जिले में स्थित है, और यही वो जो एरिया है, जो जगह है जहां पर दक्षिणा पथ जो है बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, पानी का वेट कर रहा हूँ यार मैं थोड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मालवा का प्रांतपति कौन था, ये सबको पता है, इसका आंसर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पुरुगुप्त जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का जो है उस समय प्रांतपति था, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध में शासन कर रहे थे, ठीक है। इसका वर्णन हमें मिलता है भैया, इसका वर्णन हमें जूनागढ़ जो अभिलेख है ना, कि भाई कौन प्रांतपति था, इसका वर्णन हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। भरूत स्तूप किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि भरूत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरूत स्तूप स्थित है, और इसकी जो खोज की थी वो कनिंगम महोदय ने की थी। किसकी खोज की थी, क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है भरूत स्तूप की खोज की थी। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस थे, और ये 30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर किए हैं, और अब मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें हम लगभग ये प्राचीन इतिहास के, मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा कि क्या हमको ये सीरीज कंप्लीट करनी चाहिए, क्या आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, क्या आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज हमें ये बताएं कि हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर अच्छे लगे तो कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन इतने अच्छे लगे कि मैं आगे सीरीज कराऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।